हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस लेक्चर में आज हम लोग द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी नाम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे आप लोग को बेसिकली कभी भी एग्जाम अगर पूछा जाता है तो आपको शॉर्ट नोट्स है ना बोल दिया जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्लेवरी के ऊपर क्या मतलब चीजें हुई थी। ठीक है, तो उसमें आप लोग को ये सब पॉइंट्स लिखने होंगे, है ना। कुछ पॉइंट्स तो मैं पटकथा बनाने के लिए लिखा हूँ, बाकी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो नीचे में है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप लोग को एग्जाम में लिखने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। जैसे कि टॉपिक से नाम समझ में आ रहा है, इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो है ना मैं कोशिश करूंगा अच्छे से बताने का। एक एक पॉइंट है ना देखते हैं हम लोग। स्लेवरी समझ रहे हो तुम लोग, है ना, गुलाम, है ना, गुलाम प्रथा जो होती थी, दास प्रथा जिसको कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो मिडाइवल पीरियड में ये स्लेवरी का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया था। ठीक है, उसमें क्या होता था कि है ना कुछ लोगों को गुलाम की तरह है ना खरीदा जाता था। ठीक है, और उनसे है ना बंधुआ मजदूरी इस टाइप से करवाया जाता था। है ना, हम लोग के मतलब कि इंडियन टर्म में बंधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं, है ना, उधर ये गुलाम प्रथा टाइप का हुआ करता था। तो उसको गुलामी करना होता था। इनफैक्ट है ना जो प्लांटेशन होते थे, प्लांटेशन मतलब क्या होगा, जो बागान होता था, जैसे चाय का बागान हो गया। ठीक है, अब बहुत बड़ा चाय का बागान है, मान लो किसी जमींदार के पास, कोई उसको ओन कर रहा है, तो उसमें काम करने के लिए मजदूर चाहिए होगा। ठीक है, तो वो है ना कुछ गुलामों को वो खरीद लेते थे। अब देखो कि अपने ही इलाके से अगर खरीदोगे तो वहां हो सकता है लोग तुमको महंगे है ना बिकेंगे। ये सब बात सुन के पता लग रहा होगा कि लोग बिकते थे पहले, लेकिन ऐसा होता था, है ना। ये कटु सत्य हमारे, है ना, क्या कहते हैं, भूतकाल का ये कटु सत्य है। तो उस टाइम में ना खरीदना होता था, तो अपने इलाके से लोग ना खरीद के वहां से खरीदते थे लोगों को जहां पर वो सस्ते मिलते हैं। ठीक है, तो खासकर अफ्रीका में, है ना, अफ्रीका में चूंकि बहुत गरीबी थी, है ना, और वहां का कंडीशन सही नहीं था। ठीक है, उनको राइट्स ये सब कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम, है ना, ये सब चीजें किसी को मालूम ही नहीं थी। तो वहां से लोग है ना सस्ते में खरीदते थे गुलामों को, और फिर है ना जहां जहां उनका बागान है, ठीक है, जिस जिस देश में, वहां उसको ले जाके वहां पे उनसे मजदूरी करवाते थे। ठीक है, सर 9th क्लास में है ना 3-4 चैप्टर के बाद इस पे एक चैप्टर ही है बेसिकली। ठीक है, वहां आप लोग को डिटेल में है ना पढ़ने को भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में क्या हालात थे गुलामों के। ठीक है, अब देखो फ्रांस जो एक है ना राज्य था यूरोप में, वहां पे गुलाम प्रथा नहीं था, मतलब ठीक है, उस राज्य में गुलामों की जरूरत भी नहीं थी। तो गुलामों की जरूरत तब पड़ी जब है ना इंपेरियलिज्म चालू हुआ। इंपेरियलिज्म मतलब है ना उपनिवेशवाद जिसको कहते हैं, है ना, मतलब एक देश है ना दूसरे देश को कब्जा करता था। ठीक है, और वहां पर है ना अपना है ना हित साधता था। ठीक है, वहां पे जो उसको बनता था, जैसे कि मान लो कि इंडिया ही देख लो, इंडिया भी इंपेरियलिज्म का ही शिकार था, है ना, जो ब्रिटिश यहाँ पे किया करते थे। ठीक है, तो उसी तरह से अमेरिका जो था, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका भी स्टार्टिंग में वहां पर भी यही हो रहा था, है ना। यूरोप के ही सारे देश वहां पे कुछ कुछ जमीन के टुकड़ों को है ना क्या कहते हैं खरीद के रखे हुए थे। अफ्रीका में भी इनफैक्ट यही था, है ना। इनफैक्ट अफ्रीका को उन लोगों ने बांट दिया था बहुत सारे हिस्सों में, है ना, कि ये तुम्हारा ऐसे करके, मतलब पेपर पे ऑन पेपर ऐसा बांटा गया था। ठीक है, तो वहां पर से है ना वहां पे क्योंकि है ना खेती अच्छी हो जाती थी किसी किसी चीज की, है ना, जिसका कमी है, अगर मान लो फ्रांस में जिस चीज का कमी है, क्योंकि फ्रांस एक ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पर उतना खेती का ज्यादा स्कोप नहीं रहता था बहुत सारी चीजों का, जैसे टोबैको हो गया, है ना, इंडिगो हो गया। ठीक है, और ये सब ऐसे मतलब कि क्या कह सकते हो फसल है कि आप अगर खेती करोगे जहां पर, तो वो उस जमीन को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो कोई है ना किसान वहां पे फ्रांस में नहीं, ज्यादातर इसकी खेती होती थी, लेकिन डिमांड तो था, भयंकर डिमांड था। तो उसी डिमांड को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते थे, दूसरे कॉलोनीज को अपने अधिकार में लेते थे, और वहां पे वो प्लांटेशन स्टैब्लिश करते थे, फैक्ट्री स्टैब्लिश किया करते थे, और वहां काम करने के लिए गुलामों को चाहिए, गुलामी मतलब गुलाम लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वही है ना वहीं से स्टार्ट होता है ये गुलामी प्रथा का। तो आपको बेसिक नर्सरी समझ में आ गया होगा गुलामी प्रथा क्या होता है। तो अब हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। स्लेव ट्रेड्स बिगेन इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में ये जो गुलामों का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो स्टार्ट होता है ना, दास व्यापार। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, है ना, कैरिबियन एक इलाके को कहा जाता है ना, मैं बताऊंगा इसके बारे में। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, देखो 2-3 नाम है जिसको मैं ब्लू पेन से लिखा हूं, मार्टिन क्यू, ग्वाडेलूप एंड सेंट डोमिंगो। ठीक है, खतरनाक नाम है, याद कर लेना। ये कैरिबियन में कॉलोनी। अब कैरिबियन कहां पे मैं बता देता हूं आप लोग को। एक तो
छोड़ो वो हटाओ। आप लोग अगर वर्ल्ड मैप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ, है ना, जैसे कि मान लो कि ये वर्ल्ड मैप है ना, फ्लैट वर्ल्ड मैप है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे यूरोप है मान लो, ठीक है, इंडिया के बगल में है ना, इधर एशिया है मान लो, ठीक है, इंडिया है, फिर यहाँ पे अफ्रीका रहता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में, उसके ऊपर यूरोप है, फिर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। जिस तरह इंडिया और श्रीलंका के बीच एक देखे होगे कि है ना, वर्ल्ड मैप में अगर मैप में आप देखोगे तो एक डॉटेड लाइन से बना हुआ रहता है ना, जिसको कि हम लोग मानते हैं कि राम सेतु है, ऐसा कुछ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है ऐसे करके ट्रायंगुलर शेप में लगभग, तो वहां पे एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप है जमीन की, ठीक है, वहां जमीन है, ऐसा नहीं कि वहां पानी है, ठीक है, वो ऐसे करके जमीन है, और इसके जस्ट बगल में है ना, इधर अटलांटिक ओशन है, यूरोप और अमेरिका के बीच अटलांटिक ओशन है, ठीक है, सुने होंगे अटलांटिक ओशन का नाम। तो वही है ना स्ट्रीप जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच, उस स्ट्रीप के बगल में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उन आइलैंड्स को कलेक्टिवली है ना कैरिबियन आइलैंड्स कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर ये सारे है ना जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन्हीं का नाम दिया हुआ है ये, ठीक है। फ्रांस क्या किया था, उन छोटे छोटे आइलैंड्स को स्टार्टिंग में 16-17 सेंचुरी में जीत के अपने कब्जे में कर लिया था, क्योंकि वहां पर उतने लोग भी नहीं रहते थे कि जितना मुश्किल हो, ठीक है, लेकिन वहां पे है ना खेती उती की जा सकती थी, है ना, इसलिए उसको जीत लिया था फ्रांस के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, ठीक है। और बाद में फ्रांस की सरकार वहां चलती थी, आदमी ही नहीं है ज्यादा, सरकार क्या ही चलेगी उसमें, ठीक है। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है। मार्टिनिक्यू, ठीक है, मार्टिनिक्यू ये इसलिए भी फेमस है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना, नाम सुने होंगे नेपोलियन बोनापार्ट, उनकी पत्नी, पहली पत्नी जोसेफिन नाम था शायद, वो शायद यही की थी, मार्टिनिकी की, ठीक है। और उस है ना अभी है ना क्या कहते हैं, गार्डन है यहाँ पे बहुत खूबसूरत, जिसमें है ना उस लेडी का, जोसेफिन का स्टैच्यू भी बना हुआ है, ठीक है। ये अभी भी फ्रांस के अंदर में ही है ना, समझ लो, फ्रांस यहाँ पे यूरोप में, और यहाँ पे उसका कब्जा है, मतलब बीच में अटलांटिक ओशन है बहुत, है ना, दूर तक। फिर उसके बाद उसी तरह ग्वाडेलोप है ना, वही मार्टिनिक्यू के जस्ट ऊपर भी थोड़ा सा ये वाला देश है, देश नहीं कह सकते हो, टुकड़ा है, आइलैंड है, सैंट डोमिंगो, ठीक है। ये भी पहले फ्रांस में था, लेकिन आज ये फ्रांस में नहीं है, ये एक अलग देश बन गया, डोमिनिक रिपब्लिक, है ना। कुछ आइलैंड्स लोग मिलके है ना, एक बड़ा सा ये आइलैंड था यहाँ पे, तो वो अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिए आज के डेट में, उसी का ये कैपिटल है, एक बड़ा सिटी है, कैपिटल भी कह सकते, सैंट डोमिंगो, ठीक है, डोमिनिक रिपब्लिक का है। तो उतना तो जानना भी नहीं है, बस है ना नाम है यहाँ पे। तो ये सब जो कॉलोनीज थे, किसके कॉलोनीज थे, फ्रांस के कॉलोनीज थे, ठीक है। वेयर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कॉमोडिटीज लाइक इंडिगो, शुगर, टोबैको एंड कॉफी, है ना। ये जो है ना कॉलोनीज थे, यहाँ पर है ना इन सब चीजों की बहुत है ना भारी मात्रा में खेती हुआ करती थी, ठीक, उपज होता था, किसका इंडिगो मतलब नील, ठीक है। इंडिगो से आप लोग को याद आ रहा होगा कि बिहार में भी नील का है ना खेती करवाता था कौन, ब्रिटिश, है ना, जानबूझकर, ठीक है, जानबूझ के खेती करवाता था। भले है ना वहां के लोकल लोग नहीं खेती करना चाहते थे, फिर भी ब्रिटिशर्स लोग जानबूझ के खेती करवाता था, और फिर बोलता था कि इतने कम दाम में हमको बेच दो, क्योंकि उसी को काम होता था, ठीक है। इसी के है ना खिलाफ गांधी जी जो सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, अगर आप लोग को मालूम होगा, चंपारण में, इसी चीज के खिलाफ है ना किए थे, इंडिगो के खिलाफ। खैर, ये इंडिगो समझ में आ गया, शुगर चीनी समझ में आता है, टोबैको आ ही रहा होगा समझ में, कॉफी, ठीक है, कॉफी समझ में आ रहा होगा। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज थे, है ना, जो कि फ्रांस में है ना बहुत प्रचलन में थे, उन लोगों को बहुत जरूरत होती थी, लेकिन वहां पे है ना इसकी ज्यादा खेती नहीं हो पाती थी, या जितनी खेती होती थी उससे कमी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ये सब जो फ्रेंच कॉलोनीज है, वहां पे इन सब चीजों की बहुत भारी मात्रा में खेती हुआ करती थी, ठीक है। एक ओनर रहता था, बहुत है ना वास्ट जमीन उसके पास रहता था, ठीक है, लेकिन काम करने के लिए आदमी चाहिए, है ना। अब देखो, इन पे काम करने के लिए आदमी चाहिए, लेकिन जो यूरोप के आदमी है ना, जो यूरोप के नेटिव है, वहां पे भी तो बहुत सारे गरीब लोग थे, फ्रांस में भी, वो अपना देश छोड़ के वहां जाकर खेती नहीं करना चाहते थे, है ना। वो नहीं चाहते थे कि वो मजदूरी करे उतनी, है ना, अपने देश से बहुत दूर, ठीक है। यूरोप से है ना क्या कहता है, समझ लो, अभी के डेट में तो फ्लाइट से तो आधा घंटा में पहुंच जाओगे, लेकिन उस टाइम है ना यहाँ से यहाँ जाने में लगभग 3-4 महीने लगते थे, समझ लो, है ना। नाउ उस टाइम तो जहाज ही से जा सकते थे, शिप, है ना, 2-3 महीने लग जाते थे, समझ लो उतना दूर कौन जाएगा, ठीक है। जहां पे सिर्फ 2-3 महीने है ना पानी में ही, वो भी समुद्र में जा रहे हो, कभी भी आंधी तूफान आया मर भी सकते हैं लोग। तो इसलिए यूरोप के जो है ना गरीब लोग थे, वो लोग वहां पे जाकर काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, और वो मना ही कर देते थे। तो
काम कौन करेगा, है ना। तो उसके लिए आपको आदमी चाहिए। अब वो आइलैंड में उतना पॉपुलेशन है नहीं कि वहां से आदमी मिल जाएगा, है ना। कुछ नेटिव लोग रहते हैं, आदिवासी टाइप के लोग, है ना, लेकिन उतना पॉपुलेशन है नहीं। तो उस, है ना, कमी को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते थे, अब आगे देखो, द स्लेव्स वर बाउट फ्रॉम लोकल चीफ्टेंस फ्रॉम अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है। अफ्रीकन कोस्ट, कोस्ट मतलब होता है जो किनारा होता है, ठीक है, जो समुद्र का किनारे वाले जो शहर होते हैं, वहां से क्या करते थे कि ये लोग, है ना, प्लांटेशन ऑनर्स, वो लोग वहां से खरीदते थे, किसको, गुलामों को, है ना। कहा, किन से खरीदते थे, लोकल चीफ्टेंस। लोकल चीफ्टेंस मतलब जो, है ना, लोकल जगह पे जो वहां के नेता टाइप के हो गए, है ना, जिनका चलता था वहां पर, ठीक है, वो, है ना, क्या कहते हैं, 20-25 गुलामों को जुगाड़ करके रखते थे और फिर बेच देते थे, ठीक है। इस पे तो आजकल बहुत सारी मूवीज बन चुकी है ना, गुलाम प्रथा पे। खैर, तो ये समझ में आ गया। मतलब हुआ क्या, लोग फ्रांस के हैं, है ना, व्यापारी लोग, ठीक है, वो कॉलोनी बनाया बहुत दूर जाके कैरिबियन में, ठीक है, वहां पे जाके उनको काम है। लेकिन आदमी के लिए वो पहले अफ्रीका जाते हैं, है ना, पहले अफ्रीका गए, अफ्रीका से आदमी उठा के यहाँ पे गए, ठीक है। और ये कैरिबियन, है ना, अमेरिका का ही पार्ट में आता है ना, नटशेल में कह सकते हो। तो देखो, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, तीन, है ना, महाद्वीप, 3 कंटिनेंट, है ना, क्या कहता है, एक तरह से आ गया है। और तीनों देखो एक ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है, ठीक है, अगर मैप देखोगे तो इसी को, इसको ट्रायंगुलर, है ना, ट्रायंगुलर शेप, ऐसा नहीं कि ट्रायंगुलर शेप बन रहा है इसलिए, है ना, क्या कहता है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं। जब 3 पक्ष, है ना, मिलते हैं ना, 3 पक्ष की जब भागीदारी होती है, उसको ट्रायंगुलर कहा जाता है, ठीक है। जैसे लव स्टोरी में भी होता है, फिल्मों में ट्रायंगुलर लव स्टोरी, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि ट्रायंगल बन रहे, ठीक है, 3 पक्ष होना चाहिए। तो वही कह रहा है यहाँ पे, दिस वाज मेड बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, है ना। तो ये सब कमी, है ना, कैसे पूरी हो रही थी, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड से। समझ आया ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या हुआ। इस पे अगर 1-2 नंबर में एक्सप्लेन करने पूछा जाए तो आप लोग एक्सप्लेन कर देना। हुआ वो क्या रहा था, फ्रांस के जो बड़े बड़े व्यापारी, उन्होंने कॉलोनीज बनाया था अमेरिका में जाकर, ठीक है। ये जो कैरिबियन का जो मैं 2-3 नाम यहाँ तक लिखा हूं, वहां उन्होंने ना कॉलेज बनाया था। लेकिन, है ना, मजदूरों की कमी थी, तो उसके लिए वो पहले अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से लोकल चीफ्टेन से वो गुलामों को खरीदते थे, ठीक है। और गुलामों को खरीद कर वो वहां पे अमेरिका में उनको ले जाते थे, और फिर वहां पे वो जो प्लांटेशन ऑनर्स है उनको बेच दिया करते थे। मतलब एक प्लांटेशन ऑनर तो है ही, और एक, मतलब, है ना, एक ऐसा, है ना, ग्रुप था, है ना, एक ऐसे लोग थे जो बस गुलामों को खरीदने और बेचने का काम करते थे, ठीक है। तो वो लोग भी बहुत भयंकर अमीर हो गए थे ये काम करके। वो क्या करते थे, बस वहां से गुलाम खरीदते थे, मान लो 100 रुपए में गुलाम खरीदा, ठीक है, यहाँ पर, है ना, प्लांटेशन ऑनर को 150 रुपए में बेच दिया एक गुलाम की कीमत, तो 50 रुपए का मुनाफा हुआ, ठीक है। इस तरह से काम चलता था यहाँ पे, ना, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्लेव्स वर पैक्ड, है ना, ये, है ना, थोड़ा सा उनका दर्दनाक थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 month लॉन्ग वॉयज, है ना। क्या किया जाता था कि जो जहाज होता था उस टाइम, ऐसा तो नहीं है कि बड़ा बड़ा एकदम टाइटैनिक टाइप का जहाज बन रहा है ना, छोटे छोटे ही जहाज रहते थे, है ना, कैबिन रहता था, इनफैक्ट ये सब रहता था उस टाइम भी। उसमें, ना, ये जो गुलामों को जो खरीदा जा रहा है अफ्रीका से, उन लोग को जबरदस्ती ठूस के एकदम भर दिया जाता था, है ना, एकदम जितना भर सको एक बार में, क्योंकि समझ लो 3 महीने आने जाने का है, तो आप यही चाहोगे ना कि जितना ज्यादा हो सके किसी तरह उठा ले, ठीक है, ताकि बार बार आना जाना ना पड़े, है ना। तो वही यहाँ पे काम होता था, है ना, पैक टाइटली इनटू शिप, है ना, सारे गुलामों को पैक कर दिया जाता था। देखो, मतलब गुलाम एक इंसान है, लेकिन कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे कि कोई सामान हो, है ना, इस तरह से उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। जैसे आप, है ना, गेहूं चावल खरीदते, तो उस टाइप से इनकी ट्रीटमेंट हो रही है। तो बहुत, है ना, दयनीय स्थिति थी इन लोगों की। The slaves were packed tightly into ships for 3 month long voyage, ये समझ में आ रहा है, 3 महीने का, है ना, वो ट्रिप रहता था। अक्रॉस द अटलांटिक ओशन को पार करना होता था, टू द कैरिबियन, और कैरिबियन जाने के लिए, ठीक है, कैरिबियन जाना था, वो सब जो कॉलोनीज है उनके लिए। देयर दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ऑनर्स, और ये लोग जो खरीदते थे, है ना, गुलाम को, जो एक अलग बिजनेस, है ना, कैटेगरी था, जो गुलामों को ही खरीदा और बेच का काम करता था, वो लोग, है ना, फिर बाद में क्या करते थे, वहां के प्लांटेशन ऑनर्स को बेच देते थे, किसको, गुलाम को, ठीक है। बेसिकली उनका कनेक्शन रहता था कि, है ना, मैं आपके लिए इतना गुलाम को लाऊंगा। वो लोग भी डिमांड करते थे कि इतने गुलाम लोगों की हमको जरूरत है, ठीक है। तो बस ये काम करते थे ये लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोर्ट सिटीज लाइक बारडे एंड नामते, ठीक है,
ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड, है ना। ये पोर्ट सिटीज है जो कि फ्रांस में है, ये पोर्ट सिटीज है फ्रांस में। तो ये जो तबका का जो लोग है जो है ना क्या कहता है गुलामों को खरीदने और बेचने का काम करता है, रहता कहाँ था, वो बेसिकली फ्रांस में रह रहा है। और कहाँ फ्रांस में रहेगा, जो तटीय इलाका है, तटीय है ना शहर है, वहीं पर रहेगा, है ना, जहां से समुद्र पास में हो, ठीक है। तो वो जो समुद्र के किनारे ये दो शहर हैं, आज भी है ना इकोनॉमिकली देखोगे तो बहुत है ना प्रॉस्पेरस है ना, बहुत अमीर है ना शहर में इनको गिना जाता है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, यही स्लेव ट्रेड है ना। यहाँ पे जो आज भी लोग रहते हैं उनके है ना दादा परदादा जो उस टाइम हुए होंगे, ठीक है, उसके भी दादा परदादा, वो लोग यही सब काम कर करके अमीर हो गए हैं, ठीक है, ये स्लेव ट्रेड करके, ठीक है। तो उस टाइम तो अमीर थे, आज भी है ना मतलब अमीर ही है ये लोग। नाम देख लो, बॉर्डी ऑक्स ऐसे नाइनटेस, ठीक है, हिंदी में बारडे नाम से ऐसे कहा जाता है। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये स्लेव ट्रेड के बारे में है, ठीक है। इसका बेसिक आपको आइडिया हो गया होगा स्लेव ट्रेड कैसे हो रहा था फ्रांस में। अब क्वेश्चन उठता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ तो इनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का हमेशा से नारा रहा है क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना। तो देख लो, स्लेव्स को ना तो स्वतंत्रता है, ना समानता है, और न ही इनके साथ बंधुत्व यानी भाईचारे का व्यवहार हो रहा है, ठीक है। तो इन स्थिति को सुधारने के लिए, है ना, ये फ्रांस की क्रांति के लोग क्या करते हैं वो अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति जब है ना स्टार्ट हुई, है ना, और नेशनल असेंबली जब बना, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो नेशनल असेंबली उस टाइम बना था। लेकिन उस टाइम देखा जाए तो नेशनल असेंबली जो बना था उसमें उस टाइम है ना जो थर्ड स्टेट के अमीर लोग हैं उन्हीं का बोलबाला था। देख याद होगा कि गरीब लोगों को तो वोट करने का भी अधिकार नहीं था, है ना, पैसिव सिटीजन्स में रखा जाता था उन लोग को, ठीक है। तो देखते हैं वो लोग क्या है ना स्टेप्स उठाए। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स, ठीक है, नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स फॉर द राइट्स ऑफ मैन टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स, है ना। तो नेशनल असेंबली में मतलब बहुत देर तक है ना नेशनल असेंबली में ये बात चलते रहती थी हमेशा कि दास प्रथा जो ये चल रहा है इसको खत्म किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। और लेकिन उस टाइम जो है ना, अभी के टाइम में तो दास प्रथा बहुत घिनौनी चीज लग रही है, ठीक है, लेकिन उस टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब उतना भी इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होता था। लोग समझते थे दिस इज नॉर्मल, है ना, ये कोई है ना नई बात, मतलब कि ये बुरी बात नहीं है, ऐसा इन लोगों का विचार था। लेकिन जब लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा जब गूंज रहा था फ्रांस की क्रांति में, तो नेशनल असेंबली ने कहा है ना कि फ्रांस के कॉलोनीज में जो है ना हमारे गुलाम्स हैं, ठीक है, आखिर वो भी तो हमारे फ्रेंच सब्जेक्ट्स ही है ना, फ्रांसी के सिटीजन्स टाइप के हैं, ठीक है, वो हमारे अंदर में, तो उनको है ना क्या कहता है हम लोग अपने जो नारा, हम लोग जिस चीज के लिए स्टैंड आउट हो रहे हैं, ठीक है, वो है ना क्या कहता है उन लोग को तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं। ये जो हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो बना रहे हैं, इसमें जो हम लोग मैन और सिटीजन शब्द का जो यूज कर रहे हैं, इन मैन और सिटीजन में वो गुलाम लोग आते हैं या नहीं, ठीक है, उन लोगों को भी यह अधिकार दिया जाए या नहीं, ठीक है। इन विषयों पर घंटों हमेशा चर्चाएं हुआ करती थी, कहां पर, नेशनल असेंबली में, ठीक है, जब पहली बार सरकार बनी थी फ्रांस में, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आ गया कि द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स वेदर द राइट्स ऑफ मैन टू बी एक्सटेंडेड टू द फ्रेंच कॉलोनीज और नॉट, है ना, समझ में आ रहा है। बट लेकिन इट डिडंट पास अवे लॉज, है ना, लेकिन उनको मालूम है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, ये है ना गुलाम प्रथा के खिलाफ, है ना, ठीक है, गुलाम प्रथा को चलने दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। लेकिन फिर भी वो कोई नियम, कोई कानून नहीं बना पा रहे थे। क्यों नहीं बना पा रहे थे? जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया कि ये जो नेशनल असेंबली के जो लोग बने थे ये अमीर तबके के लोग से आ रहे थे, है ना, तो उनको डर था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन सब जो है, जिनका है ना जिंदगी इन्हीं है ना व्यापार से चल रहा है, ठीक है, वो लोग कहीं अपोज ना कर दे, ठीक है, पैसे का बाबू हमेशा से खेल रहा है, ठीक है, यहाँ भी यही डर था। आज भी पैसे से ही बहुत चीज चलता है दुर्भाग्यवश। तो बट इट डिडंट पास अवे एनी लॉज फियरिंग ऑपोजिशन ऑफ बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड्स अपॉन स्लेव ट्रेड। आप ये लाइन समझ में आ रहा होगा। तो फ्रांस की क्रांति है ना क्या मतलब करने की कोशिश की, वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आ गया। जो पहली बार सरकार बनी थी नेशनल असेंबली में, है ना, उन्होंने घंटों बहस किया कि हमारा जो अधिकार है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये फ्रेंच सब्जेक्ट, सारे फ्रेंच सब्जेक्ट्स पे लागू किया जाए या नहीं,
ठीक है, क्योंकि एक बार सारे फ्रेंच सब्जेक्ट्स पर लागू कर दिया जाएगा तो गुलामों को भी अधिकार मिल जाएंगे, तो फिर वो गुलामी भी है ना नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो फिर भी कोई नियम कानून क्यों नहीं पारित कर पाए, क्योंकि उनको डर था कि जो बिजनेस क्लास है ना, जिनका है ना जिंदगी व्यापन इस स्लेव ट्रेड से चल रहा था, वो लोग शायद इसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर हो गया। फिर लेकिन क्या हुआ, अच्छी बात क्या हुई, जैकोबिन रिजाइन इन 1794 द कन्वेंशन, है ना। 1794 में याद होगा जब रेन ऑफ टेरर जब चल रहा था, जब जैकोबिन क्लब का है ना, जैकोबिन्स लोगों का जब है ना राज्यपाठ चल रहा था, ठीक है, जब फ्रांस बिकेम्स एन रिपब्लिक हो गया था, है ना, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा दिया गया था, तो उस टाइम जो सरकार बनी थी रॉबेस्पियर की, उसको कन्वेंशन भी कहा जाता था। ये सब में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कन्वेंशन ने क्या किया 1794 में, उसने कहा कि फ्रेंच कॉलोनी से स्लेवरी को एबॉलिश कर देना है ना, कोई भी गुलाम नहीं रहेगा। ठीक है, इसने कानून पारित कर दिया, है ना, ये अच्छी बात हुई। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं मतलब ठीक हुआ। ठीक है, फ्रेंच कॉलोनीज में सारे स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया। तब 1794 में, है ना, किसने किया, रॉबेस्पियर की सरकार ने किया। बट लेकिन फिर है ना दिक्कत क्या हो गई, However 10 years later, लेकिन 10 साल के बाद, है ना, मतलब 10 साल करोगे तो 1804, 10 साल के बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना, मतलब 10 साल तक स्लेवरी एबॉलिश्ड रहा, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस किया, है ना। तो उसके बाद जो प्लांटेशन ऑनर्स थे, फिर उनको खुली छूट मिल गई कि अपनी आर्थिक, है ना, आर्थिक दृष्टि के अनुसार वो फिर से गुलामों को खरीद सकते थे। ठीक है, इनफैक्ट एनसीईआरटी में जब देखोगे तो वहां पे अफ्रीकन निग्रो लिखा हुआ है। ठीक है, एक शब्द यूज किया हुआ है। निग्रो बेसिकली अफ्रीकन जो ब्लैक पीपल्स होते हैं, ब्लैक कम्युनिटीज होते थे, उनके लिए यूज किया जाता था, है ना, अफ्रीकन अमेरिकन। लेकिन आज ये शब्द है ना, आपको नीचे डिस्क्लेमर में भी लिखा हुआ होगा एनसीईआरटी में, ये शब्द अब यूज नहीं किया जाता है। ये एक अपमानजनक शब्द है। ठीक है, लेकिन वहां पे फिर भी मेंशन किया है एनसीईआरटी में, तो ये चीज ध्यान में रखना, दिस इज है ना रॉन्ग वर्ड, है ना, निग्रो, इसको यूज नहीं करना है। So, however, 10 years later, नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, है ना, यानी 1804 में नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर से लोग, है ना, गुलामों को खरीद सकते थे, बेच सकते थे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे है ना बहुत आयरनी की बात है ना, कि 1804 में नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी इंट्रोड्यूस किया, और 1804 में ही, है ना, पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी देश में, है ना, स्लेवरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया, बैन कर दिया गया था, है ना। ठीक है, तो एक तरह देख सकते हो, है ना, अगर आप गूगल करोगे कि स्लेवरी फर्स्ट टाइम कब बैन किया था, तो शायद 1804 ही है ना, जहां तक मुझको याद आ रहा है। ठीक है, और इसने 1804 में शुरू किया था, लेकिन उससे पहले देखो, है ना, जैकोबिन डिजाइन में पहले भी बैन कर चुका था ये चीज। ठीक है, स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, लेकिन फिर से खुशी की बात क्या है, 1804 में इसने फिर से स्टार्ट किया था, लेकिन 1848 में, है ना, यानी लगभग 44 इयर्स बाद, ठीक है, फ्रेंच कॉलोनी में स्लेवरी हमेशा के लिए बैन कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, कि अब गुलामी नहीं चलेगी। ठीक है, अब यहीं पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका में भी, है ना, स्लेवरी इंट्रोड्यूस, है ना, स्लेवरी को एबॉलिश किया गया था 1865 में। ठीक है, जो सबसे महान प्रेसिडेंट कहा जाता है अमेरिका का, अब्राहम लिंकन, है ना, जिसने सिविल वॉर में अमेरिका को जीत दिलाई थी, उसने 1864 में ना कानून पारित करवाया था कि स्लेवरी को बैन किया जाए अमेरिका में। ठीक है, अमेरिकन कॉलोनीज में। तो देख सकते हो, उनसे पहले फ्रेंच वालों ने पहले ही बैन कर रखा था 1848 में। तो ये हो गया स्लेवरी के बारे में। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया स्लेव, है ना, कैसे कैसे होता था ट्रेड, ये 3 पॉइंट तक है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर फ्रांस की क्रांति में क्या क्या है योगदान हुआ, तो ये सब देख सकते हो। पहले नेशनल असेंबली ने डिबेट करके मान तो लिया कि कानून बनाना चाहिए इसके खिलाफ, लेकिन वो डर से बना नहीं पाए। लेकिन बाद में जैकोबिन डिजाइन जो थी, है ना, रॉबेस्पियर की जो सरकार थी रॉबेस्पियर की, उसने 1794 में बैन कर दिया, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर से चालू कर दिया। फिर उसके बाद 44 साल बाद यानी 1848 में स्लेवरी हमेशा के लिए एबॉलिश कर दिया गया। तो डेट्स ऑल अबाउट द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, है ना। तो अब 1-2 लेक्चर और रह गया, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। नेक्स्ट लेक्चर छोटा सा रहेगा, है ना, एवरीडे लाइफ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या योगदान था, वो छोटा सा लेक्चर है, वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर रहेगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, है ना, जो कि इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।